अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल यूसुफ। आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। कराची में बहुत सारी नामालूम और लावारिस लाशें लाई जाती हैं। कुछ होती हैं हादसा की मद में और कुछ होती हैं दीगर वजूहत की वजह से। इन्हीं लाशों को अपनों से प्यारों से मिलाने के लिए CPSA ने कायम किया है शनाख्त सेल। ये शनाख्त सेल किस तरह से काम करता है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और टाइम दिया सर। ये बड़ी हसास जगह है, तो हम भी चाहेंगे कि टाइम आपका कम लें और ज़्यादा चीज़ें सिखा सकें और समझ सकें। तो ये जो सेल बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से प्रोसेस होता है सारा। देखिए, शनाख्त प्रोजेक्ट का ये यूनिट है। यहाँ पे डेड बॉडीज़ को लाया जाता है जो कि अनआइडेंटिफाइड होती हैं, और शनाख्त प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया 2015 अक्टूबर के अंदर, और 2015 अक्टूबर में फर्स्ट बॉडी को आइडेंटिफाई किया। उस वक्त से आज तक ये सेल काम कर रहा है। बॉडीज़ चीपा में भी आती हैं और डेटा वहाँ से उठाकर ईदी लाया जाता है। जो बॉडी ईदी में होती हैं वो ईदी में ही ये मॉग में रखी जाती हैं, और उसके बाद उनके फिंगरप्रिंट्स लेके उनको नादरा भेजा जाता है। और बाकी प्रोसेस मैं आपको चल के दिखाता हूँ सर। और ये सर एक चीज़ और, ये CPSA के सारे हेड्स में हो रहा है काम सारा। ये CPLC का ही प्रोजेक्ट है। सही है। तो शनाख्त प्रोजेक्ट हम कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड। जी। तो जो इसमें और भी फीचर्स हैं, मगर जो डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। प्लीज़। तो ये जैसे कि डॉक्टर आमिर साहब ने हमें बताया कि ये CPSA के मातहत एक काम हो रहा है शनाख्त प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें जो अननोन बॉडीज़ होती हैं जो इनका पता नहीं होता, तो उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। और किस तरह किया जाता है वो डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब, ये अभी कुछ देर पहले आराम बाग से एक डेड बॉडी आई है। अच्छा, आराम बाग ये लावारिस डेड बॉडी, इसकी आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं है। ये बॉडी वहाँ मिली थी ईडीज़ को, वहाँ से ये गई है JPMC। वहाँ पे इसका मेडिकल लीगल हुआ है, पोस्टमार्टम जिसे कहते हैं आप, और उसके बाद यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे फिंगर प्रिंटिंग का प्रोसेस आप देख रहे हैं जी कि ये पूरा यूनिट है, ये बना हुआ। ये डायरेक्ट सिस्टम है जो कि नादरा डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये एग्जैक्टली डायरेक्ट लिंक है नादरा के साथ। सही है। पहले बॉडी पूरे हाथ साफ कर लिए जाते हैं, मट्टी वगैरह लगी होती है ताकि फिंगरप्रिंट्स बेहतर आ सारा सके। प्रोसीजर हो चुका है अभी। ये प्रोसीजर हो चुका है। अब बस जो फिंगर प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो हम थोड़ा दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं बॉडीज़ के, और उसके बाद किस तरीके से नादरा पे अपलोड किया जाता है। सही। प्लीज़ आप थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब आप भी प्लीज़ आप। सबसे पहले सीधे हाथ से शुरू किया जाता है। ये एक सर्ट खाने का नंबर होता है, ये मॉग नंबर कहते हैं। ये एक रिकॉर्ड होता है जिसके थ्रू ये डेटा नादरा को सही भेजा जाता है। यहाँ बताऊँ आपको कि पोस्टमार्टम नंबर जो होता है इसी पेज से लिंक किया जाता है। इसे चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। इससे जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो इसी मॉग नंबर के थ्रू आगे प्रोसीड किए जाते हैं। सही। ये हमने इस पर डाल दिया है। ये मतलब ये जो नंबर है ये फिर ये हेल्प आउट करता है आगे जितने दीगर प्रोसीजर होता है सारा। यही नंबर आगे तक चलता है। सही, ठीक है। ये नंबर डाल दिया। फिंगरप्रिंट 1 को हम कर रहे हैं। ये फिंगर 1 को आपने लगाया है, इसको आप कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने देख लिया कि ये फिंगर 1 कैप्चर हो गई है। इसी तरह से जो दूसरी उंगली है ये लगाई है आपने। इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि फिंगरप्रिंट्स क्वालिटी जो है वो अच्छी है। हम 10 की 10 फिंगर्स के प्रिंट आउट लेंगे, और 10 फिंगर का प्रिंट आउट लेने के बाद हम इसको नादरा से कनेक्ट करेंगे अपने आप को, और ये तमाम का डाटा नादरा भेज दिया जाएगा। ये एक प्रोसेस है जो कि डेड बॉडीज़ के लिए अडॉप्ट होता है। विदिन 24 आवर्स इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, और फिर ईडी की जो एम्बुलेंसेज हैं या चीपा की जो एम्बुलेंसेज हैं, जो बॉडी जहाँ रखी हुई है उनको उसके रिजल्ट्स दे दिए जाते हैं कि ये बॉडी का जो एड्रेस है इसके घर पे जाके बता दिया जाए, इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी जाए। वो एम्बुलेंसेज वहाँ पे जाती हैं। अगर वो घर शिफ्ट कर जाते हैं, एड्रेसेस पे नहीं होते, तो इस सूरत के अंदर नादरा से CPLC फैमिली ट्री लेती है उस आदमी का। फैमिली ट्री लेती है, पूरी फैमिली की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन ली जाती है नादरा से, और उसके बाद उनके नंबर्स निकाल के PTA से और उनके घरों पे इन्फॉर्म किया जाता है फ़ोन करके। इस असना में जो हमने काम किया, कोई 4000 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ को आज तक उनके घरों तक भेजा गया है। 60 to 70% डेड बॉडीज़ का रेशो जो है उन लोगों का है जो कि कराची से बाहर के थे। क्योंकि जो कराची के लोग होते हैं वो तो ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो कराची से बाहर के लोग जो होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पास हो पाती, तो शनाख्त प्रोजेक्ट के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाती है और घरों पर इतला दी जाती है।
इसमें आमिर साहब आप जो बातें बता रहे हैं ये वाकई में एक बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग के। ये जो जिनकी शनाख्त नहीं हो पाती, जो लोग इंतकाल कर जाते हैं, लवारिस बॉडीज़ जो होती हैं, तो उनको आप लोग जिस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से लेके चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, वो भी चीज़ आती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अमल है। तो आप CPLC के साथ मुंसलिक हैं या आप किस तरह से काम कर रहे हैं, तो सही बताइएगा। देखिए, मैं मेंबर CPLC हूँ अच्छा, मेंबर हैं। और CPLC के जितने भी मेंबर्स हैं वो वॉलंटियरली काम करते हैं और ऑब्वियसली अपनी खबर के लिए भी कुछ करना चाहिए, अपनी कौम के लिए। ज़बरदस्त। तो ये वॉलंटियर सर्विस में आपका अल्लाह कबूल फरमाए आपकी सर्विस। एग्जैक्टली, अल्लाह कबूल कर ले, इससे बढ़ के कोई और चीज़ नहीं है। नहीं सर, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और जिस सिनेरियो में कर रहे हैं कि मतलब ये ईदी सेंटर में बैठना, सर खाने में बैठना, यहाँ पे एक अलग कैफियत होती है। और सर दूसरा एक तो ये डेड बॉडीज़ का है, और जो हमने ये बाहर भी देखा कुछ नाम वगैरह लिखे हैं, मिसिंग पर्सनस होते हैं, उसके हवाले से भी कुछ काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ये प्रोजेक्ट दो तरह से काम करता है, एक ज़िंदा पे और एक मुर्दा पे, ठीक है। ये जो आपने अभी प्रोसेस देख रहे हैं, ज़िंदा और मुर्दा के लिए दोनों का जो डाटा भेजने का तरीका है वो सेम है। यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा कि डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट लिए गए और ये भेजा गया। हमारे पास लैपटॉप्स मौजूद हैं, हम आपको भी लेके चलते हैं। ईडी का एक छोटा सा हॉस्पिटल यूनिट बना हुआ है। इसके अलावा JPMC के अंदर, सिविल के अंदर, अब्बासी के अंदर और भी अगर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे लावारिस आदमी मौजूद है जो कि अपने घर का एड्रेस नहीं बता पा रहा, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से जो लोग आते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, हम वहीं पे जाके उनके फिंगरप्रिंट स्कैन लेते हैं और यहाँ पे आके ये स्कैन्स हम नादरा को भेज देते हैं। सर ठीक, तो मतलब ये आपने बताया कि दो तरीक़ों से काम हो रहा है, एक डेड बॉडीज़ के ऊपर हो रहा है और जो कुछ लोग डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं, जो याददाश्त का मसला होता है, उनके ऊपर काम हो रहा है, जो मिसिंग पर्सन होते हैं या एक्सीडेंट के तौर पे आ जाते हैं। जो एक्सीडेंट के तौर पे आते हैं वो हॉस्पिटल्स में आते हैं और हॉस्पिटल में जाकर हम उनको कवर कर लेते हैं। जहाँ तक डिमेंशिया के पेशेंट से ताल्लुक़ है, तो ईडी होम्स बने हुए हैं, जो औरतों के ईडी होम्स बने हुए हैं और मर्दों के लिए भी ईडी होम्स बने हुए हैं। और यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो तमाम के तमाम कराची के लोग नहीं हैं। हमने जब इस पर रिसर्च की, गारंटी हमने की, तो उस रिसर्च में ये चीज़ सामने आई कि पूरे मुल्क में गिलगित, चित्राल, मानसरा, मुल्तान, कहीं भी जो लोग गायब हो जाते हैं या डिमेंशिया की वजह से अपने घरों के एड्रेस भूल जाते हैं, वो ईडी की वैसिनिटी के अंदर ला के रखे जाते हैं। और वो वैसिनिटीज़ जो हैं ईडी की, वो थोड़ी सी बहुत बड़ी वैसिनिटीज़ नहीं है। तो जब वहाँ पे जगह कम पड़ जाती है तो उन तमाम लोगों को कराची के ईडी होम में, जो नूरियाबाद में बना हुआ है, औरतों का जो है न्यू कराची में बना हुआ है, यहाँ पे लाके रखा जाता है और CPLC वहाँ पे जाके उनके बायोमेट्रिक स्कैन लेती है और उन स्कैन्स को अगेन नादरा को भेज दिया जाता है और वहाँ से रिजल्ट जब आते हैं तो उन फैमिलीज़ को वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है। इस सिलसिले में हमने कोई 500 से ज़्यादा कामयाबियाँ हमने हासिल की हैं। और मिसिंग पर्सन उसके लिए हवाले से जी, जो लोग डिमेंशिया की वजह से किसी वजह से अपने घरों के एड्रेस भूल गए, बूढ़े होने की वजह से, याददाश्त होने की वजह से, और 500 से ज़्यादा लोगों को हमने उनकी एक सवाल इसमें एक आया है ध्यान में, ये बुजुर्ग होते हैं या और ख़वातीन वगैरह, जिस तरह से आपने बताया, बच्चे भी होते हैं, मिस हो जाते हैं, तो उसके लिए भी कोई प्रोसीजर, क्योंकि बच्चों के तो बायोमेट्रिक्स वगैरह होते नहीं हैं, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर है या उसमें? देखिए, बिल्कुल बच्चों के लिए भी है और बच्चों के लिए शनाख्त प्रोजेक्ट में नहीं होता। जो ज़ैनब अलर्ट हमारा एक CPLC का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको एक और टीम है जो कि देखती है, वो बच्चों पे काम करते हैं। उनके फिंगरप्रिंट स्कैन तो नहीं होते, मगर प्रिंट मीडिया के थ्रू, पुलिस के थ्रू, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के थ्रू, डिजिटल मीडिया आजकल बड़ा डिजिटल मीडिया है, इस मीडिया के थ्रू और तमाम पुलिस स्टेशंस को हमने हमारे कांटेक्ट में हैं और उनको इन्फॉर्म किया जाता है और उनको ढूंढने में मदद की जाती है। तो ना ये प्रोसीजर समझ में आया, ये आपने अच्छे तरीके से समझा दिया कि फिंगरप्रिंट्स लिए और अब आप नादरा के थ्रू और प्रोसीजर होगा और आपने नंबर भी बताया कि ये नंबर आप लोकेट करेगा, तो फर्दर जो है वो मिसिंग पर्सन का है जो जी मैं आपको खुद भी लेके चलता हूँ वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग ज़ख्मी हालत में आए और वो अब अपना एड्रेसेस नहीं बता पा रहे हैं या वो भूल गए हैं, तो किस तरह से हम उनके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और फिर नादरा को भेजा जाता है। नहीं, इसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी इंतज़ामिया से CPLC का जो इदारा काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है और आमिर भाई आप लोग वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, आप लोगों को सलाम है, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस माहौल में और जिस कंडीशन में ये काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि सेटअप का मामला, जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे फुकदार नज़र आ रहा है। तो मैं CPLC से ही गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे इक्विपमेंट के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं, गर्मी है, चीज़ें शिद्दत है और जो टेंशन वाला माहौल होता है, तो थोड़ा सा इसको
एसी वगैरह के हवाले से? एसी देखिए, यहाँ एसी आप नहीं लगा सकते क्योंकि काफूर की बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। काफूर की स्मेल है, बॉडी की स्मेल है, बॉडी जब ख़राब हो जाती है उनकी स्मेल है। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट, इसलिए आप देख रहे हैं 2 बड़े एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, 2 एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। तो अगर आप एसी लगाएंगे तो आप यहाँ बैठ नहीं सकते। अच्छा, तो काम करना है, खिदमत करनी है। सोच रहे हैं उसकी? ऑब्वियसली ये टेक्निकल वो है कि अगर हम यहाँ पे एसी लगाएंगे तो ये जगह बैठने लायक ही नहीं रहेगी। अच्छा, तो फिर मैं अपनी रिक्वेस्ट वापस ले लेता हूँ ये क्योंकि बेसिकली मैं आप लोगों के हवाले से बोला, क्योंकि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये छोटा सा कमरा है 4 बाई 4 का, और इसमें काम करना, और जिस तरह से आप लोग फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं तो उसमें देखिए आतिफ, किसी भी काम के लिए, खिदमत के लिए एक पैशन चाहिए होता है। ईदी साहब ने इतना बड़ा इदारा बनाया, जन्नत में बेइंतहा आला मुकाम होगा उनका। तो अगर हम ईदीज़ के साथ अटैच हैं तो हम इस कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कुर्सी के बैठे हुए हैं, हमारे लिए इतना काफ़ी है। बहुत ज़बरदस्त है। मोहब्बत में ये बात क्या गया है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल बात बताई तो मैं अपने अल्फाज वापस देता हूँ। और जिस तरह आप लोग काम करें सर, हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं, दुआएं आपके साथ हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि ईदी साहब को बड़ा काम कर गए, और वाकई बहुत बड़ा काम कर गए। ईदी साहब हैं, चीफा साहब हैं, दीगर जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस हवाले से, उन सबको हमारा सलाम है। और जो आमिर भाई जैसे लोग हैं जो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं, और इस तरह से यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं आप सुबह से शाम तक। तो सर ये आजकल के माहौल में और आजकल के वक्त में ये काम करना इम्पॉसिबल है सर। थैंक यू सो मच। तो अभी हम ईदी होम्स की तरफ जाते हैं, लेकिन एक वक्त हो गया ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ईदी होम्स में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ईदी होम्स में, और यहाँ पे जो लोग गुमशुदा हो जाते हैं या एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो उनको यहाँ लाया जाता है और उनको फर्स्ट एड वगैरह दी जाती है, उनकी शनाख्त की जाती है। जैसे कि अभी हमें बताया है कि जो शनाख्त परेड होती है पूरी, तो उसी के हवाले से फिर सबसे पहले यहाँ पे लाया जाता है। तो इसी हवाले से देख रहे थे यहाँ पे किस तरह डाटा वगैरह जमा होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं सब खैरियत से? सर आपका नाम? इलियास अहमद। इलियास भाई आप यहाँ पे जो सारे मामला देख रहे हैं, जो ईदी होम जो है, जी, तो यहाँ पे ज़्यादातर गुमशुदा अफरादी आते हैं? जी बिल्कुल सही। तो उसकी क्या नौयत रहती है, किस तरह से शनाख्त वगैरह जो होती है? बाद ऐसे नामालूम जो लोग आते हैं ना, उनके लिए हमारे लिए बेहतर होती है। सर खाने में तो ये सिस्टम चल रहा है बायोमेट्रिक का। जी हाँ। तो अब जिंदाओं के लिए भी हमने शुरू कराया है, CPLC वालों ने। जिंदा में ही अगर इतला घर वालों को पहुंच जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो इसलिए जिंदाओं का पहले बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। और जिन जिन के एड्रेस ट्रेस हो रहे हैं, वो ख्वाह पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो, तो उनसे रब्ता करके और उनके घर वालों के हैंड ओवर करें। सही नहीं ये सर, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और जिस तरह से काम हो रहा है अभी हमने आए भी हैं, पूरा प्रोसीजर देखते हुए आ रहे हैं, और भी चीज़ें देखने जा रहे हैं आगे। तो बड़ी बेहतरी आ रही है चीज़ों के अंदर। और क्या होनी चाहिए, जैसे कि आप समझते हैं कि पूरी फैसिलिटीज़ बढ़ेंगे तो और अच्छा काम हो जाएगा? नहीं, हमारी पहली कोशिश यही थी कि डेड बॉडी पर हो, तो अब हमें जो है नामालूम डेड बॉडियाँ तदफीन करने में काफ़ी रेशो में फ़र्क आया है। तो इसी लवाहिकीन तक पहुँच जाते हैं। अब इसी तरीके से ज़िंदा जो लोग हैं वो अननोन पड़े रहते हैं। अगर उनका शिनाख्ती कार्ड बन गया है तो हम उनका बायोमेट्रिक करा के और उनके घर वालों तक उनको ज़रिया करते हैं पहुंच जाएं, ताकि बेहतर है आदमी ज़िंदा अपने घर वालों को मिल जाए। बिल्कुल। और जैसे कि आमिर साहब ने हमें बताया है कि जो ज़्यादातर डेड बॉडीज़ होती हैं या मिसिंग पर्सन होते हैं वो कराची से बाहर के लोग होते हैं, कराची के कम होते हैं, ज़्यादातर बाहर के होते हैं, वो ज़्यादा परेशान रहते होंगे फिर उनको ढूंढना भी, और हर एक को पता नहीं होता है। तो हमारा तो पूरे पाकिस्तान से रब्ता है, ख्वाह वो किसी भी शहर में हो, तो हम उनसे अपने सेंटरों से रब्ता करके उनके घर तक पहुंच जाते हैं, जिसकी मुलाकात भी होती है, और कई लोग जो हैं वो अपने घर पहुंच जाते हैं। नहीं लिया साहब, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको सर खराज तहसीन हमारी तरफ से, हमारी कौम की तरफ से, और बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे ईदी होम्स में। और बात जैसे इलियास साहब ने की कि अच्छा है कि वो खुदा न खास्ता डेथ हो जाए किसी की, तो उससे पहले वो अपनी फैमिली तक पहुँच जाए, चाहे वो बीमार हो, चाहे जिस कंडीशन में भी हो, एक्सीडेंट की कंडीशन में आया हो या उसको कोई चोट वगैरह लगी हो,
तो वो अपने घर तक पहुँच जाए उससे पहले पहले। तो एक बड़ा अच्छा अमल जारी है, क्योंकि कराची में काफ़ी लोग आते हैं जो नौकरी के हवाले से आते हैं और दीगर अपने मसरूफियत की वजह से कराची में होते हैं और उनके साथ ये हादसा पेश आ जाते हैं, तो उनकी फैमिली को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ईदी और CPLC की काविशों से वो अपने प्यारों तक पहुंच जाते हैं। तो आगे जो मामला हैं, दीगर मामला हैं, वो भी देख लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरीके से और किस तरह से काम हो रहा है। आ जाए मेरे साथ। अच्छा, तो ये ईदी होम ये ईदी होम में एक जैसे ईदी साहब ने एक यूनिट बनाया हुआ है जहाँ ज़ख्मी लोग जो हैं उनका इलाज किया जाता है, और ये वो लोग ज़ख्मी होते हैं जो कि लावारिस होते हैं। तो CPLC यहाँ पे भी आकर जो ज़ख्मी लोग हैं उनके फिंगरप्रिंट्स लेती है और सेम प्रोसेस के थ्रू नादरों को भेजा जाता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग लाए जाते हैं, पेशेंट्स भी हैं इसके अंदर? जी एग्जैक्टली, ये तमाम पेशेंट्स यहाँ पे लाए जाते हैं। सही। और उन पेशेंट्स की यहाँ पे टेक केयर की जाती है, उनका इलाज मुआवजा होता है। उसके बाद CPLC उनके फिंगरप्रिंट्स लेती है। सही। और फिर वो फिंगरप्रिंट्स वो इन्फॉर्म किया जाता है फैमिलीज़ वगैरह को भी। जी। आमिर भाई, यहाँ पे ज़्यादातर बुजुर्ग ही नज़र आ रहे हैं मुझे। जी, ज़्यादातर बुज़ुर्ग यहाँ पे हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं बुज़ुर्ग जो कि अपने एड्रेसेस को भूल जाते हैं। अच्छा, वो डिमेंशिया के जो वो डिमेंशिया के पेशेंट हैं। मतलब इस वक्त आपको ज़ख्मी पेशेंट्स नहीं दिख रहे क्योंकि बायोमेट्रिक हो चुकी है और वो अपने घरों तक पहुँच चुके हैं। जब आप खुशी टाउन से आए हुए हैं, वो नाबीना हैं, अब उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। अच्छा। और उसके बाद उसको स्कैंस को भेजा जाएगा। तो टीम अभी मौजूद है यहाँ पे। बायोमेट्रिक अभी आपके सामने इनके लेते हैं। जी हाँ। तो आप देख लीजिएगा। CR नंबर होता है बेसिकली किसी भी आदमी का जो एडमिशन नंबर होता है, CR नंबर सही उनको दिया जाता है। इसी नंबर के थ्रू ये पूरी इनका प्रोसेस जो है अच्छा वो चलता है। प्रोसीजर होगा। क्योंकि चेन ऑफ कस्टडी जो होती है, दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सही। अगर उनका चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं किया जाएगा, यानी कि वो ईदी ने यहाँ लिया, ये चेन ऑफ कस्टडी है, वहाँ पे पोस्टमार्टम नंबर था जो बॉडीज़ के अंदर था, उसके बाद आपने वो आप जब DNA के लिए देंगे या फिंगरप्रिंट लेंगे तो एक नंबर दूसरे नंबर से कपल होना चाहिए, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहेगी। अगर कहीं भी ये लिंक टूटा सही तो वो आदमी मिसप्लेस हो जाएगा। बिल्कुल सही। आमिर भाई, आपने भी एक जिक्र किया था DNA का, सही है। तो जैसे कि आपने ये बता दिया कि यहाँ पे बायोमेट्रिक होगा जो लोग हैं, और जो हादसा हो जाते हैं जैसे कि रेलवे के हवाले से हो गए, प्लेन क्रैश वगैरह हो जाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह के जब ये हुआ, नूरियाबाद वाला हुआ, कराची यूनिवर्सिटी वाला हुआ, तो उसमें किस तरह से प्रोसीजर होता है, उसमें से किस तरह से DNA वगैरह और सारे जो मामला होते हैं किस तरह से सारे सॉल्व किए? देखिए, 2 लेग्स हैं यहाँ पे, एक तरीके 2 हैं, एक तो फिंगरप्रिंट स्कैन है और दूसरा DNA है। जो बॉडीज़ आइडेंटिफाई हो जाती हैं थ्रू फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, तो वो तो आराम से नादरा के डेटाबेस से, जैसे एक्सीडेंट में जल गई और ये PIA का जो हादसा हुआ बिल्कुल मस्क हो गई थी, उसके अंदर वो शनाख्त हमने खो चुकी थी, फेसेस उनके बिल्कुल हर चीज़ मस्क हो गई थी। तो उस सूरत में DNA सैंपल बॉडी का लिया जाता है। इसको कराची यूनिवर्सिटी जो सिम फोरेंसिक लैब है वहाँ पे भेज दिया जाता है। उसके बाद जो उनके फैमिली जो वर्सा होते हैं उनके सैंपल्स लिए जाते हैं और बॉडी के सैंपल्स को वर्सा के सैंपल से मैच किया जाता है। जो उनके फर्स्ट फैमिली होती है, वालदैन, बहन भाई, औलाद, जो खूनी रिश्ते होते हैं, उनके सैंपल्स लेके वो सैंपल्स एज ए रेफरेंस सैंपल DNA लैब को दे दिए जाते हैं। फॉर रेफरेंस बात कर रहे हैं क्योंकि लोगों को समझाने में आसानी हो, लोग समझ सकें कि किस तरह से प्रोसीजर हो रहा है सारा। जैसे आपने बताया भी कि CPLC के हेड में ये काम हो रहा है और ये जो शनाख्त सेल आप लोगों ने बनाया है, शनाख्त प्रोग्राम जो बनाया है, तो सर ये बड़ा बेहतरीन काम है कि अगर कोई डेड बॉडीज़ जैसे आपके पास आ रही हैं और जैसे ये मिसिंग पर्सन हैं, ज़ख्मी हो, मतलब हर हवाले से आप शनाख्त हर जगह कवर कर रहा है। अगर डेड बॉडी है, नादरा से वेरीफाई हो सकती है, नादरा से कर रही है। डेड बॉडी ऐसी है जो कि जल चुकी है, अपनी शनाख्त खो चुकी है, तो उसको DNA से की जा रही है। कोई ज़ख्मी हॉस्पिटल्स में आ रहा है तो आपने देखा यहाँ पे जो इस वक्त ऐसा कोई भी ज़ख्मी नहीं है, हर आदमी को एक चीज़ जैसे कि अभी आपने बताया कि आप लोगों ने इसका भी सारा प्रोसीजर किया जो नूरियाबाद वाला हुआ और क्या कहते हैं कराची यूनिवर्सिटी का ये अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें हमारे मेहमान कुछ इसमें जी हाँ चाइनीज़ से हमारे मेहमान थे वो, तो उनकी किस तरह से प्रोसीजर क्या मामला रहे उनके? देखिए ऑब्वियसली लर्निंग आदमी की होती है। PIA से हमारी बहुत एक लर्निंग हुई। PIA का हमें 22 दिन लगे पूरे प्रोसेस को करने में। ऑब्वियसली 97 के करीब बॉडीज़ थी
उसके बाद जो नूरियाबाद का हादसा हुआ वो भी आपके सामने है कि 18 बॉडीज़ मुकम्मल तौर पर मस हो गई थी। अगर आप देखें तो हमने 36 आवर्स के अंदर उन डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया और लवाहिकीन तक पहुँचाया। जो चाइनीज़ का अभी रिसेंट वाक़या हुआ है, इसमें मैं पंजाब का कराची सिंध फॉरेंसिक लैब जो है इसको बहुत पूरा क्रेडिट उनको जाता है, अच्छा, क्योंकि इस सूरत के अंदर चाइनीज़ के जो लवाहिकीन थे वो मौजूद नहीं थे। ये वही मैं पूछना चाह रहा था। जी, वो लवाहिकीन मौजूद नहीं थे, तो उसकी जो सैम्पलिंग थी वो मैंने खुद की थी अच्छा, फॉरेंसिक लैब के लोगों के साथ। और जो उसमें वो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, जो नेल कटर, टूथब्रश थे उनके, और माउस था, कंप्यूटर्स थे, उन पे से हमने उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था और फिर हमने बॉडीज़ के साथ उस डीएनए को मैच किया था। इस तरह उनकी शनाख्त की गई थी। नहीं, ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, बड़ा मेंटेन, जैसे आपने साफ सुथरा माहौल भी रखा हुआ है, देखभाल भी अच्छे तरीके से हो रही है, काम भी अच्छे तरीके से हो रहा है। तो सर आप लोगों को एक बार फिर हम सर ख़ारिज तहसील पेश देखिए, करेंगे। CPLC टेक्निकल सपोर्ट दे रही है। अगर यहाँ सफाई है, लोगों का ख्याल हो रहा है, उनके खाने पीने का ख्याल है, तो उसका तमाम तर क्रेडिट ईदी फाउंडेशन को जाता है। बिल्कुल सही है, फैसल साहब बड़ी अच्छी जगह, बड़े तरीके की जगह रखी हुई है उन्होंने इन सब के लिए, जो पेशेंट भी आ रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए बड़ा अच्छा तरीके से बहुत प्रॉपर्ली केयर होती है। आप देखेंगे किचन बना हुआ है, हर किसी को टाइम पे एक सिलसिला है, मील का वगैरह सारा हर चीज़ है, सफाई है, उनकी दवाओं का प्रॉपर्ली ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। और ऑब्वियसली अगर CPLC में टेक्निकल सपोर्ट दे रही है तो ये तमाम लोगों का काम है कि एक दूसरे का हाथ बटाएं, सही। क्योंकि हम सारा जो भी कर रहे हैं अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। नहीं सर, ये बड़े आपने अच्छी बात की है कि ये अपनी कौम के लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें, तो अपना अपना हिस्सा तो डालना ही है हम सब ने, तो उसमें पीछे ना रहे, हम लोग भी आगे बढ़ें और इसी तरह के बेहतरीन काम करें। कामिल भाई, आप हमें कराची यूनिवर्सिटी लेके चलेंगे जहाँ पे आपने बताया कि जो डीएनए के जो मामला हैं, जो जी हाँ, चीज़ें डेफिनेटली वो भी सीखने का एक अमल है हमारे देखिए, लिए। जैसे एक नादरा डेटाबेस CPLC इस्तेमाल कर रही है और उससे आइडेंटिफिकेशन हो रही है, सही, हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हम उसकी एडमिन सपोर्ट दे रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, HR हमारी है, मगर डेटाबेस वहाँ पे यूज़ हो रहा है नादरा का, सही, तो अगेन नादरा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस पूरे काम के अंदर। जहाँ पे नादरा से हम नहीं हेल्प ले पाते, वहाँ पे कराची सिंध फॉरेंसिक लैब जो है उसको डॉक्टर इश्तियाक साहब हेड कर रहे हैं इस वक्त, डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब की निगरानी में, तो वहाँ पे भेज दिया जाता है सैंपल, और वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से वो सैंपल्स को रेफरेंस सैंपल्स के साथ मैच करते हैं और हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वहाँ पे। चलें, सही सर, वहाँ पे भी चलते हैं, कराची यूनिवर्सिटी की तरफ भी चलते हैं, लेकिन मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कराची यूनिवर्सिटी में, जो कराची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर सीखने की और बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सख्ती का प्रोसेस किया जाता है। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि अभी हमने जाना और सीखा कि किस तरह से बॉडी की शनाख्त होती है और बायोमेट्रिक्स होते हैं जो अपने प्यारों से उनको मिलाया जाता है, तो इसी वजह से कुछ हादसात होते हैं जिसमें बॉडी बिल्कुल मस्त हो जाती है, जल जाती है, तो फिर उनकी डीएनए की नौयत बनती है। तो इसी वजह से अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर साहब का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इश्तियाक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो आज हम यही जानने आए हैं कि जो हादसात होते हैं और जिसमें बॉडी बिल्कुल मस्त हो जाती है, जल जाती है, तो फिर वो डीएनए की तरफ जाती है, तो उसकी क्या नौयत होती है, किस तरह से उसको सारा प्रोसेस होता है? बहुत शुक्रिया आपका। असल में जो बॉडी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं वो डीएनए बेस्ड है। सही। और डीएनए जो है ये एक लाइफ की इंस्ट्रक्शन बुक है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन एक ख़ास किस्म की ज़ुबान में, जो कि 4 हरफी 4 लेटर लैंग्वेज है, उसमें वो इंसान के हर सेल के कुछ सेल्स को छोड़ के बाकी हर सेल्स में ऑलमोस्ट होती है वो इंफॉर्मेशन। सही। तो
जो बायोलॉजिकल सैंपल होता है डीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे मुराद ये होती है कि कोई भी ऐसा सैंपल, बॉडी की स्क्रीशन हो, ब्लड हो, सीमन हो, हेयर हो, स्किन का सैंपल हो, बोन्स हो, कोई भी ऐसा सैंपल के जिसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अब हर जो इंसान का डीएनए है वो किसी न किसी हद तक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, एक्सेप्ट जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। तो चूँकि सारे इंसान हैं तो 99.9% तो डीएनए सबका सिमिलर होता है, लेकिन जो मामूली डिफरेंस है डीएनए में, उस डिफरेंस की बुनियाद पर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से। अब इसमें उसूल ये है कि जो एक शख्स जो है वो अगर किसी दूसरे का रिश्तेदार है, अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, दोनों जुड़वा बच्चे हैं, तो उनका डीएनए 100% एक जैसा होगा। अगर वो माँ बेटा है तो 50% शेयर करेंगे, अगर वो वालिद और बेटा हैं तो 50% शेयर करेंगे। इसी तरह से जितना क्लोज रिलेशनशिप होगा उतना डीएनए का शेयर ज़्यादा होगा, जितना डिस्टेंटली रिलेटेड होंगे उतना डीएनए का शेयर कम होगा। अगर वो बहुत दूर का उनका आपस में कोई ताल्लुक है तो उसी तरह कम, अगर कोई ताल्लुक नहीं तो बहुत ही कम। मतलब फैमिलीज के अंदर ही जो है। जी जी। अब ये है कि इस उसूल की बेस पर हम ये करते हैं कि जब कोई बॉडी जल जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे बोन्स हैं फर्ज करें, तो बोन्स बिल्कुल जल के डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट्स कि जो बिल्कुल जल कर कोयला नहीं होते हैं, उनको एज अ सैंपल लिया जाता है, फिर उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको प्रोफाइल किया जाता है। सही। प्रोफाइल करने के बाद फिर रेफरेंस सैंपल्स लिए जाते हैं। रेफरेंस सैंपल्स से मुराद ये है कि जो भी उनके जिंदा रिलेटिव्स हैं, जैसे किसी का अगर कोई है जो डेड बॉडी है, तो सबसे बेहतर तो ये है कि उसके वालिद और वालदा दोनों का सैंपल हो। अगर वो नहीं तो फिर वालिद का, वालदा का, बहन भाइयों का, फिर अगर 2 सिबलिंग्स हों तो इट्स बेटर, अगर नहीं तो 1 सिबलिंग। तो इस तरह से फिर ये एक उनके दरमियान में रिलेशन डेवलप किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक तो हमने जलने की बात की, इसके अलावा ये है कि कहीं कोई मर्डर हुआ और उसकी बॉडी जो है वो कहीं पर फेंक दी गई। अब उस बॉडी में से जो बोन्स वगैरह बच जाती हैं वो अगर जो जली नहीं होती लेकिन वो पुरानी डिकम्पोज। अगर थोड़ा सा आसान करके बताया जाए, जैसे कि वो बॉडी वगैरह पानी में फेंक दी जाती है, जी पानी में फेंक दी गई या इस तरह से, जी हाँ, तो वो उस तरह के केसेस में भी उसका सैंपल लेके बोन्स का साफ सारे, उस केस में तो अगर बहुत पुरानी बॉडी है तो सिर्फ बोन होगी, तो उसको लेके फिर इसी तरह से रेफरेंसेस के साथ उसको मैच किया जाता है। सही। तो जो अभी आप जिस कंटेक्स्ट में ये हम बातचीत कर रहे हैं शनाख्त प्रोजेक्ट के हवाले से, तो शनाख्त प्रोजेक्ट का बेसिकली जिस तरह से आमिर हसन साहब ने एक्सप्लेन किया कि इसका काम ये है कि जहाँ कहीं भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ मिलती हैं तो ये उनकी आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं। सही। तो अभी किस नौयत पे कहाँ तक ये अभी जो ये डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो इसमें कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है या अभी हम लोग माशाल्लाह से एडवांस मोड में आ चुके हैं? ये लैब जो है ये जुलाई 2019 में इसकी कंप्लीशन हुई थी और ये हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध और इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के दरमियान एक MOU के नतीजे में बनी थी। और उसके बाद फिर प्रॉपरली ये ऑपरेशनल अक्टूबर 2019 से ऑनवर्ड ऑपरेशनल है। तो अभी तक हज़ारों केसेस कर चुके हैं जो DNA और सीरोलॉजी के ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड फुल स्पेक्ट्रम ऑफ केसेस हैं, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट भी है, होमिसाइड है, सोडोमी है, रॉबरी वगैरह है, इस तरह से जो भी केसेस हैं एक फुल स्पेक्ट्रम उसको इसमें डील किया जाता है। हमारे पास पर्पस बिल्ट लेबॉर्ट्री है, हमारे पास बहुत ही वेल ट्रेंड स्टाफ है और ट्रेनिंग का प्रोसेस भी हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। इस तरह से शुरू में जो हमें इश्यूज़ थे वो इश्यूज़ थे कि जो सैंपल की क्वालिटी थी उसमें इश्यूज़ होते थे, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं होती थी, सैंपल्स की टैगिंग के इश्यूज़ होते थे
और साफ ज़ाहिर है कि अगर सैम्पलिंग के वक्त या सैंपल की टैगिंग के वक्त अगर कोई प्रॉब्लम होता है, पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं आप? तो पोस्टमार्टम है या जो क्राइम सीन से सैंपल अगर कलेक्ट होता है, सही। तो ये जो फोरेंसिक की टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें बहुत शुरू में ही ये बात लिखी हुई होती है कि अगर सैंपल कलेक्शन में कोई इशू है या उसकी चेन ऑफ कस्टडी में कोई इशू है या उसकी लेबलिंग में कोई इशू है, तो फिर लैब जितनी भी एफर्ट्स कर ले वो उन यानी शॉर्ट कमिंग्स को फिक्स नहीं कर सकती कि जो उस वक्त हो जाती है। सही। तो हमने इस ज़रूरत को महसूस किया और जब हमारे पास ये लैब शुरू हुई तो बहुत क्विकली हमें ये अंदाज़ा हो गया कि जो मेडिको लीगल डिपार्टमेंट है या पुलिस की क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट से या आईओज़ हैं, उनको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत है और अवेयरनेस की कमी है। सही। तो सिंध फोरेंसिक डीएनए एंड सीरोलॉजी लेबॉरेटरी ने हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब की सरपरस्ती में एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। अभी तक हम लोग 20-25 मेजर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर चुके हैं। हम लोग यानी एक डेडिकेटेड प्रोग्राम्स जो हैं वो करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें मेडिको लीगल ऑफिसर्स, इसमें जो हमारे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स और जजेस, इन सब को हमने ट्रेन किया। अभी कुछ अर्सा पहले तकरीबन 100 के करीब जजेस मुख्तलिफ कोर्ट्स के, ट्रायल कोर्ट्स के, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और उनकी एक एक्सटेंसिव 3 दिन के लिए उनकी ट्रेनिंग हुई, जिसमें हमने उनको रिपोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन पे ट्रेन किया। इसी तरह से मेडिको लीगल ऑफिसर्स हैं तो उसमें वो ज़्यादातर होमिसाइड के केसेस को या सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस को या जो डेड बॉडीज़ उनके पास पीएम के लिए आती हैं उनको वो डील करते हैं। तो उनको हम ये बताते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सैंपल्स कौन से हैं। और साफ ज़ाहिर है कि जब एक डेड बॉडी होती है तो जो डीएनए के एनालिसिस की जो ईज़ है वो सैंपल टू सैंपल वेरी करती है, यानी किस तरह का सैंपल हो, वो ये सब टेक्निकल बातें हैं, लेकिन हम उनको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप सैंपल लेंगे ताकि जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल फ्लॉलेस हो और स्मूथली इजीली हो सके और आपस में सब सिंक हो, सबको पता हो कि जिस केस के बारे में बात हो रही है तो वो उस मौजूद तक पहुंच सकें आसानी के साथ। इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं या जो हमारा क्राइम सीन यूनिट है उनको हम ट्रेन करते हैं कि किसी भी जो सीन ऑफ इंसिडेंट है या जो क्राइम सीन है उसके ऊपर आपने किस तरह से बायोलॉजिकल सैंपल्स को, रेलेवेंट बायोलॉजिकल सैंपल्स को डिटेक्ट करना है और कोई सैंपल मिस ना हो। एक लॉकआउट प्रिंसिपल है कि जो भी दो सरफेसेस आपस में टकराती हैं तो वो मटेरियल एक्सचेंज करती हैं और यही फोरेंसिक्स की बेस है। अब ये उस क्राइम सीन को जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कीनली उन सारी चीज़ों को पिक करे और कोई भी जो रेलेवेंट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सैंपल है उसको मिस ना करे। तो ये चीज़ें जब लैब में आ जाती हैं तो उसके बाद फिर लैब का प्रोसेस है जिसके ज़रिए इसको एनालाइज करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने बड़ा ब्रीफली सब चीज़ें बताई और बड़े आसान तरीके से समझा दी कि मुझ जैसा बंदा जो नॉन टेक्निकल आदमी है इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता उसको भी समझ में आया और इंशाल्लाह आवाम तक भी ये सही आगाही पहुँचेगी। तो अभी वक्त मुझे ब्रेक के बाद आपको लॉटरी भी दिखाते विजिट कराते हैं और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह का होता है। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो एरियाज़ हैं इनमें बायोमेट्रिक बेस्ड एक्सेस है। अच्छा। और जो भी ये सारे लैब्स हैं मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं, कोई आ नहीं सकता। जो लैब्स हैं उनमें तो कोई भी एंटर नहीं हो सकता। सही है। बाहर से ही उनको देख सकते हैं। सही, लैब के अंदर जा नहीं सकते वो। जी जी बिल्कुल सही। तो ये सारी ये लैब्स वगैरह बनी हुई हैं,
सही। जी जी, ये मुख्तलिफ लैब्स हैं। तो उसमें इसमें किस नौयत से किस तरह से काम होता है, किस तरह जैसे से प्रोसेस चलता है सारा? सबसे पहले कोई भी जो हमारे पास एविडेंस आता है तो वो स्क्रीन होता है। सही। एविडेंस स्क्रीनिंग के बाद अगर वो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं फर्ज करें तो उनकी सीरोलॉजी होती है, जिससे हमें ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ह्यूमन बायोलॉजिकल मटेरियल है या नहीं है। सही। उसके बाद अगर वो ह्यूमन बायोलॉजिकल मटेरियल होता है तो फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा, ये लैब है laboratory। जिसमें डीएनए एक्सट्रैक्शन होती है एविडेंस की, सही। और इस तरफ जो है वो रेफरेंस के लिए। तो एविडेंस और रेफरेंस के जो एनालिसिस के एरियाज हैं वो मुख्तलिफ हैं। सही। तो जो भी तो ये क्राइम सबसे सीन पहले- से आपको कोई चीज़ मिलती है तो वो एविडेंस वाली साइड पे, सही। और जो आपका रेफरेंस होता है यानी रिलेटिव्स के सैंपल्स हैं वो जो है वो दूसरी तरफ रेफरेंस की तरफ। तो ये मतलब- बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं ताकि इनकी कोई क्रॉस स्टेप बाय स्टेप ये ग्रेजुअली सारे फीचर्स चलते हैं। इंटर मिक्सिंग इसमें ना हो। सही है, सही। उसके बाद ये हमारा एक स्टेप होता है प्री पीसीआर का। अच्छा, इस लैब में pre-PCR, हाँ, प्री सही। पीसीआर के रिएक्शंस होते हैं, सही। और फिर इसमें क्या होता है PCR ये जो है? इसमें जो पीसीआर रिएक्शंस हैं उनके हम प्रेपरेशंस करते हैं रिएक्शंस की, और फिर ये हमारे पास फाइनल लैब्स हैं यहाँ पे बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जिसके ज़रिए हम लोग ये मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी फाइनल है। प्रोफाइलिंग करते हैं। बिल्कुल ये लेटेस्ट टेक्निक्स है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, और ये यानी डेडिकेटेड ये इक्विपमेंट है, HID वैलिडेटेड इसको कहते हैं। अच्छा। यानी ये ख़ास तौर पर ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन के लिए ये डिज़ाइन किए हुए हैं, और इनके जो सॉफ्टवेयर हैं तो वो सारे इसी पर्पज़ के हैं। सही। तो ये सारे जितने प्रोसेस होता है, जितने भी आपने बताया कि ग्रेजुअली वहाँ से स्टार्ट होता है और फिर यहाँ पे आके, जी जी। तो ये फाइनल जो जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया, जो जहाज़ हादसा होते हैं, रेलवे के हादसा हो जाते हैं, तो वो उसमें यहीं पर ही सारा जो प्रोसीजर होता है, जी, जो जी। फैमिली के DNA वगैरह होते हैं यहाँ पे इसका प्रोसीजर किया जाता है। PIA के बाद जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि नूरियाबाद का केस हुआ था, जी जी। तो नूरियाबाद के केस में मेडिको लीगल टीम ने और शनाख्त प्रोजेक्ट ने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट किया था, और उसमें हमने 36 आवर्स में जो 14 डेड बॉडीज़ थी उनको आइडेंटिफाई करके दे दिया था। इसी तरह से जो अभी कराची मुस्लिम इंसिडेंट हुआ था तो उसमें चाइनीज़ वाला जो डेड बॉडीज़ थी वो भी 26 आवर्स में आइडेंटिफाई करके दे दी थी। तो इस तरह से यानी ग्रेजुअली पूरा जो सिस्टम है ये इम्प्रूव कर रहा है। अच्छा, हम लोग एक्सटेंसिवली डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ ऐड करूँ, जैसे कि जो हमारे मुल्क के बाशिंदे नहीं होते, तो उनका क्या प्रोसीजर होता है? जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया, तो उनका क्या प्रोसीजर होता है? जैसे हमारे जो यहाँ पे लोग होते हाँ, हैं। ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जो कोई भी ऐसी डेड बॉडी जिसके क्लोज रिलेटिव्स यहाँ पर नहीं होते, तो उसके लिए फिर ये तरीका होता है कि एंटीमॉर्टम सैंपल्स लिए जाते हैं। वो क्या होता है? एंटीमॉर्टम सैंपल का मतलब ये होता है कि उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, अच्छा। जबकि ये आपको श्योरिटी के साथ मालूम हो कि ये इस जगह उसकी रिहाइश थी, इस कमरे में। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उन रूम्स में जैसे टूथब्रश है, तो ये एक बड़ा अच्छा DNA का सोर्स है, और वो साफ साफ है कि एक बंदा उसको डेडिकेटेडली ही यूज़ कर रहा होता दिन में है। 2 दफ़ा यूज़ करता है इस वो। तरीके से ऐसे बिलोंगिंग्स जिनके बारे में आपको फॉर श्योर पता होता है, तो उनके ज़रिए भी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि मकसद ये होता है कि आपको श्योरिटी के साथ पता हो कि इस ऑब्जेक्ट के साथ उसी डिसीज्ड का बिलोंगिंग सारी जो है। बिलोंगिंग्स जो है वो होती है। तो इस तरीके से कलेक्ट इस तरह का- करके इस पर एनालिसिस किया जा सकता है। नहीं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ब्रीफली नीचे भी बताया कि किस तरह से सारा प्रोसीजर होता है, लेबॉर्ट्रीज का भी बताया। लेबॉर्ट्रीज में हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि DNA के मसले हैं कि बॉडीज़ वगैरह का सारा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपने ब्रीफली बताया। तो हमारी भी यही कोशिश है कि आम आवाम तक ये जो मालूमातें पहुँचे और आसानी से पहुँचे, और आपने बड़ी अच्छे आसानी से समझाया। आपकी भी कोशिश ये थी कि हमारी भी कोशिश थी कि आसानी से हम आगे आवाम को समझा सकें। तो ये हमारी छोटी सी काविश थी कि किस तरह से काम हो रहा है सिंध गवर्नमेंट जो है, और ये जो शनाख्त प्रोग्राम है ये किस तरह से काम कर रहा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा और थोड़ी सी आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। तो अपने दोस्त को दें इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।